देखो जो हमारा लास्ट टॉपिक जो था जिसमें हम आपका जो रिडक्शन यूनिट है, यूनिट थर्ड, वो हम कवर कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस यूनिट के लिए हमने कितना कुछ पढ़ लिया है। देखो जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने क्रेम, एंटी क्रेम, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी कंडीशंस हमें उसके लिए चाहिए, वो सब मैंने आपको बताई थी अच्छे से कि कब क्रेम को फॉलो करना है और कब एंटी क्रेम को हमें फॉलो करना है। समझ रहे हो? तो आपको वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर देखो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था एमसी मूरी रिएक्शन, जिसमें हमने टाइटेनियम क्लोराइड यूज़ किया था, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन हमने LiLH4 की प्रेजेंस में या फिर किसी एल्कली मेटल की प्रेजेंस में करवाई थी। तो हमें क्या मिले थे, उस रिएक्शन के हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या देते हैं, हमें एल्कीन देते हैं, ठीक है ना। तो जो एल्कीन बनी थी उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये कही थी कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हम ट्राई करेंगे कि जो बल्की ग्रुप है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कोई भी एसिड हो या कोई एसिड का डेरिवेटिव हो, उसका जब भी रिडक्शन किया जाता है तो वो क्या बनाता है, देखो ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है रिडक्शन। मतलब जिसके ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिला था उसी के जब एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें वही स्पीशीज़ वापस मिलेगी। कैसे, देखो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। फिर जब हम कार्बोनिल्स का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिलते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिले कार्बोनिल, ठीक है। और जब हमने कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिलते हैं, एसिड। ये चीज़ हम ऑक्सीडेशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, यही होता है, ठीक है। तो अब जो एसिड है अगर हम उसका रिडक्शन करेंगे तो जब पार्शियल रिडक्शन किया जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। और जब कंप्लीट रिडक्शन कर दिया जाएगा तो कार्बोनिल कंपाउंड भी रिड्यूस होकर हमें क्या दे देंगे, अल्कोहल हमें दे देंगे। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें अभी हमें यहाँ पर कवर करनी है। तो देखो इसके लिए जो फर्स्ट रिएजेंट है वो मैं क्या ले रही हूँ, फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें अच्छे से पता है कि इसके पास जो हाइड्राइड आयन है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 हाइड्राइड आयन होने की वजह से ये 4 बार, या ये कह दो कि ये 4 जगह रिएक्शन कर सकता है। 4 हाइड्राइड आयन है ना, तो चारों को ट्रांसफ़र कर सकता है ये, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड से। देखो किस तरह से क्या होगा, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन में LiLH4 के साथ करवाऊंगी। मैंने आपको कहा था कि हम एप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेंगे, तो कोई भी आपको एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करना है, लाइक ईथर, DMSO, ठीक है। तो मैंने ईथर यूज़ किया है। सेकंड स्टेप जो है उसमें हाइड्रोलाइसिस करना है। जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो अल्कोहल मिलने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि LiLH4 एक प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिल में करके डायरेक्ट क्या बना देगा, अल्कोहल। मतलब ये रिएक्शन कार्बोनिल तक नहीं रुक सकती, ये आगे अल्कोहल तक प्रोसीड होने वाली है। समझ रहे हो। अब देखो मैकेनिज्म देखेंगे आप इसका। देखो एसिड जो होते हैं हमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता है, एसिड H+ आसानी से दे देते हैं, तो ये दे देगा H+, निकाल दिया इसने H+ अपना, और ये कार्बोक्सिलेट फॉर्म में आ गया। ये चीज़ होती है, फिर रेजोनेंस करता रहता है। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या होती, यहाँ पर प्रोसीड होती रहती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, LiLH4 लिया। अब देखो LiLH4 में हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 4 बॉन्ड है, मीन्स नेगेटिव, और लिथियम पर चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जो लिथियम है वो पहले तो इस एल्यूमिनियम के साथ था क्योंकि इसे कोई मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बना,
उसे मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ पर मिल रही है, तो वो एल्यूमिनियम के साथ क्यों रहेगा, नहीं रहेगा, वो आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। समझ रहे हो, ऑक्सीजन के पास आ गया। अब वो जो ऑक्सीजन है उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इस लिथियम ने आकर क्या कर दी, कम कर दी। उसके चारों ओर लिथियम आ गए तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई तो ये इधर रेजोनेंस भी अब कम करेगा। ये चारों ओर उसको पॉजिटिव आके उसको घेर लेंगे तो उसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसकी जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी ना, इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह दूँ कि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव ज़्यादा आएगा, जब ये लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर लिथियम यहाँ पर नहीं था तब देखो क्या हो रहा था, ये नेगेटिव यहाँ आ रहा था और यहाँ वाले पॉजिटिव को बैलेंस कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ लिथियम के आ जाने से जो ऑक्सीजन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब वो रेजोनेंस में उतनी इफ़ेक्टिवनेस से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, तो कंपैरेटिवली अब इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी, पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना। तो देखो हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्राइड है, एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपना H यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो खुद को न्यूट्रल करेगा ना। न्यूट्रल करने के लिए एक ही रास्ता है कि किसी एक स्पीशीज़ को भगाए यहाँ से, तो H- को उसने भगा दिया और वो H- इस कार्बन पर आकर जुड़ गया। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पता है अच्छे से, कुछ है ही नहीं। ये अपना O नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव और ये भी क्या है, O नेगेटिव। समझ रहे हो, ये स्पीशीज़ अपने पास आ गई। अब देखो इसे एनायन के चारों ओर तो लिथियम प्रेजेंट है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम है। अब यहाँ जो बाहर निकला है AlH3, क्योंकि इसने अपने H को रिमूव कर दिया तो खुद न्यूट्रल हो गया ना, इसका नेगेटिव हट गया अब, क्योंकि अब वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है तो न्यूट्रल है। लेकिन एल्यूमिनियम जब 3 ही बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है ना, ऑक्टेट उसका पूरा नहीं रहता है। तो अब भाई ऑक्टेट इसको पूरा करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास नेगेटिव है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन लिथियम के चारों ओर, जो लिथियम है उनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन उतनी पावर से नहीं दे पाएगा जितना ये दे पाएगा। समझ रहे हो ना, तो क्या होगा ये जो AlH3 है जो कि एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज़ बनेगी। अब उसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 4 बॉन्ड बन गए ना, ऑक्टेट उसका पूरा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही चार्ज इस पर शो करना पड़ेगा। अब चार्ज आ गया, ठीक है, अब चार्ज आते ही वो तो अनबैलेंस है, अब क्या होगा, ये स्पीशीज़ इधर और ये लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगा। देखो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए RCOH ये मिल गया और बाहर क्या हो गया, ये लिथियम इस O- के साथ रहेगा भाई, ठीक है ना, O नेगेटिव AlH3 और ये लिथियम पॉजिटिव, ये स्पीशीज़ बाहर हो जाएगी यहाँ से। समझ रहे हो ना। अब देखो जब हमने एक बार रिएक्शन करवाई है तो हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब जब वापस से मैं इसकी रिएक्शन LiAlH4 से करवाऊंगी, कार्बोनिल का तो हमने पढ़ रखा है भाई अच्छे से रिडक्शन, ठीक है, वो तो हमें अच्छे से आता है कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है उसके पास कौन आता है, लिथियम आयन आता है, और लिथियम आयन के आने से जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ हम कार्बोनिल की रिडक्शन में पढ़ चुके हैं भाई अच्छे से, ठीक है ना। तो इसका जो माइनस आई है वो भी बढ़ जाएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से ये H- ईज़िली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा, और आपको ये स्पीशीज़ मिल जाएगी
CHO, Al3 नेगेटिव, और ये आपका जो लिथियम है वो काउंटर आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना। अब जो लास्ट स्टेप है अपना वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में भाई सबसे वीक बॉन्ड टूटता है, तो वीक बॉन्ड तो इसी एल्कली मेटल, जो मेटल है पी ब्लॉक का मेटल और कोई भी एलिमेंट जब बॉन्डिंग शो कर रहा है तो ये सबसे वीक बॉन्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑब्वियसली वीक बॉन्ड माना जाएगा। तो ये वीक बॉन्ड होने की वजह से ये यहाँ से ब्रेक होगा और हमें क्या दे देगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये इसका मैकेनिज्म है भाई, देख लो अच्छे से, देख लो, सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या किया है देखिए, रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने एसिड की रिएक्शन LiAlH4 से जब हम करवा रहे हैं तो हमें अच्छे से पता है कि जो अम्ल होते हैं उनकी प्रवृत्ति सेकेंड ईयर का हिंदी याद है। देखो क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो H+ ईजिली दे देते हैं, ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये H+ को दे दिया, इसलिए कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम का साइन बनाया है। अब हमने जो रिएक्शन में रिएजेंट यूज़ किया है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि LiAlH4 में जो एल्यूमिनियम है वो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है क्योंकि उस पर नेगेटिव है, तो उसके साथ जो एल्कली मेटल है वो वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एसिड का H हटाया तो हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब उस कार्बोक्सिलेट आयन में जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो ऑक्सीजन है, जो कि एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो लिथियम तो वहीं जाएगा ना भाई जहाँ उसको न्यूक्लियोफिलिक नेचर, जहाँ मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट मिलेगी, ठीक है। तो वो एल्यूमिनियम को छोड़ के इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास लिथियम आके कलेक्ट हो जाएंगे तो वो खुद की जो न्यूक्लियोफिलिक पावर है वो खोता जाएगा, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो इसके पास जब तक ये नेगेटिव है, जब तक न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये रेजोनेंस कर सकता है आसानी से। लेकिन जैसे ही यहाँ लिथियम आके कलेक्ट हो जाएंगे तो इसकी जो रेजोनेंस करने की रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि लिथियम की वजह से उसका, लिथियम कुछ तो इफेक्ट डालेंगे ना कि उसके इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि उन पर खुद पर पॉजिटिव है। तो बहुत सारे लिथियम जब वहाँ आ जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है उसी से तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब पूरा नेगेटिव रेजोनेंस में तो भाग ले नहीं सकता। कुछ पार्ट उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का कुछ पार्ट ऐसा होगा ना जो लिथियम को भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है उस पर चार्ज क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव, मतलब वो तो आयनिक स्पीशीज़ है तो न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एनी आयनिक स्पीशीज़, तो वो न्यूट्रल होने के लिए किसी भी एक हाइड्राइड आयन को वहाँ से भगाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्राइड आयन यहाँ से आएगा तो हमें अच्छे से पता है कि जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसका माइनस का इफेक्ट लगता है, तो वही इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेते ही कार्बन पर पॉजिटिव, और वहाँ कौन आ जाएगा, हाइड्राइड आयन आ गया, हाइड्राइड आयन। अब हमारे पास 2 O नेगेटिव है, एक O नेगेटिव लिथियम से सराउंडेड है और एक फ्री O नेगेटिव है, 2 O नेगेटिव है। जो ALH से यहाँ से बाहर निकला है वो एक लुईस एसिड है। क्या लुईस ने यही तो कंसेप्ट दिया था भाई कि जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है वो तो लुईस एसिड होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है वो लुईस बेस होती है, ठीक है। उसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, इसलिए वो एक लुईस एसिड है। तो हम ये कह दें कि यहाँ जो दोनों ऑक्सीजन है दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्राइड उससे इलेक्ट्रॉन लेगा जो आसानी से दे दे, ठीक है। अब जो लिथियम से सराउंडेड ऑक्सीजन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम कर दी है लिथियम ने, तो अब जो O- नीचे वाला है वहीं इसे इलेक्ट्रॉन देके और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तो उसने कर दिया कंप्लीट, ये स्पीशीज़ बन गई यहाँ। लेकिन अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट तो पूरा है बट उस पर चार्ज नेगेटिव आ गया, फिर से वो एक आयनिक स्पीशीज़ बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जैसे ही रेजोनेंस करेगा यहाँ से ये ग्रुप बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो। ये ग्रुप निकलते ही हमारे पास जो स्पीशीज़ बनी है वो क्या बनी है, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड का हम फिर से क्या करेंगे, रिडक्शन। आप चाहो तो इसी स्पीशीज़ को वापस से रिडक्शन में आगे ले लो, क्योंकि 3 हाइड्राइड आयन और है भाई, कर सकता है आराम से। चाहे आप दूसरा मोल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने दूसरा मोल ले लिया है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो लिथियम है वो एल्यूमिनियम को छोड़ के मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन पर जाके वहाँ उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने ऑक्सीजन के पास लिथियम को बना दिया। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन था उसका माइनस आई अगर पहले इतना था, तो अब लिथियम के आने से इसका माइनस आई बढ़ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन लेने का पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके चारों ओर अब लिथियम आ गए हैं। तो लिथियम कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे ना अपनी तरफ, तो माइनस आई बढ़ेगा इसका। मतलब जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव बढ़ेगा। पॉजिटिव बढ़ने का मतलब है जो हाइड्राइड आयन है वो आसानी से आएगा। ठीक है, तो H माइनस आ गया यहाँ। H माइनस के आते ही ये स्पीशीज हमें मिल जाएगी भाई। देखो यहाँ O नेगेटिव, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसके साथ बाइंड कौन हो गया, AlS3, और ये लिथियम अपना काउंटर आयन प्रेजेंट है। ठीक है ना। एल्कली मेटल जनरली आयनिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, वो हाइड्राइड बनाती है, लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है ना, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड बहुत कम बनाती है। ठीक है ना, इसलिए ये इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने की बजाय एल्यूमिनियम से बॉन्डिंग शो करेगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, लिथियम से बॉन्ड बनाने की बजाय एल्यूमिनियम से करेगा। अब हमने क्या कर लिया, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से हमें मिल गया है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। अब आप सामने नहीं हो, वरना एक क्वेश्चन मेरा ये होता कि क्या एसिड के रिडक्शन से हम कीटोन जनरेट कर सकते हैं क्या एसिड के रिडक्शन से कीटोन बन सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड ही तो बनेगा, तो क्या कीटोन बन सकता है? भाई एसिड का जब रिडक्शन किया जाता है तो कार्बोनिल बनते हैं पहले, और फिर कार्बोनिल से हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो कीटोन के भी ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी एसिड बनते हैं। तो क्या कहें, क्या एसिड के रिडक्शन से कीटोन बन सकते हैं? आप लोग सोचो। देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एसिड के रिडक्शन से आप कीटोन बना दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप कीटोन का भी करते हो, पॉपऑफ नियम पढ़ा है ना, जब आप कीटोन का भी करते हो तो इस तरह से बॉन्ड टूटता है, ये अपना अलग से एसिड बनाता है, ये अपना अलग से बनाता है। ठीक है ना। तो कभी भी जो एसिड है उनके रिडक्शन से आपको कीटोन नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो ना। हमेशा आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, और एल्डिहाइड जो मिल गया तो ऑब्वियस है हमेशा आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलने वाला है, क्योंकि जब अल्कोहल 1 डिग्री हो उसका आप ऑक्सीडेशन करो तो हमेशा आपको एल्डिहाइड मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड मिलता है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा 1 डिग्री बनेगा, समझ रहे हो ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एसिड्स हैं वो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन उनका किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। कभी भी 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमेशा पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है आफ्टर रिडक्शन, समझ रहे हो ना। तो हमेशा हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। अब देखो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आगे लूँ जो हम लेंगे भी, तो अगर अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, तो अगर कोई भी स्पीशीज़ हमने ऐसी ले ली जिसमें एसिड के अलावा और भी अदर फंक्शनल ग्रुप है, तो वो तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो उनका भी कर देगा, रिडक्शन कर देगा भाई, कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ रहे हो। तो जो एसिड है उनका जो रिडक्शन है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, मतलब ज़्यादा इसके मेथड्स है भी नहीं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही इनको रिड्यूस कर पाता है, लेकिन ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इनके अलावा भी किसी और का कर देते हैं। तो एसिड्स का जो रिडक्शन है वो जनरली अवॉइडेबल ही होता है, इतना इफ़ेक्टिव रिडक्शन हमें नहीं मिलता। जो इल्ड होती है वो उतनी हाईली सेलेक्टिव नहीं होती, क्योंकि अदर फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना।
देखो अभी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो, दोनों ही यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रिएजेंट्स कवर कर रहे हैं, आप खुद सोचो रिएजेंट आप लोग पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक का बहुत ही मेजर पार्ट हम अभी कवर कर रहे हैं, और इतना अच्छे से मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप भी अपने पूरे एफर्ट्स डालना, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से कवर करना है इनको। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये एसिड है और ये नाइट्रो है। मैंने रिएजेंट ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर विथ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये मैंने रिएजेंट ले लिया। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो भाई अल्कोहल का जो एसिड है उसका तो करेगा, ये अल्कोहल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो जो एसिड है उससे 1 डिग्री अल्कोहल यही तो बनेगा, कार्बन थोड़ी चला जाएगा कहीं, कार्बन तो यहीं रहने वाला है। तो एक कार्बन वाला जो भी अल्कोहल है वो मिल जाएगा, मिल गया हमें 1 डिग्री अल्कोहल। अब जो NO2 है उसका भी ये क्या कर देता है, रिडक्शन। इसीलिए ये जो रिडक्शन है वो इतना इफ़ेक्टिव रिडक्शन नहीं है, क्योंकि ये जनरली अदर फंक्शनल ग्रुप का भी रिडक्शन कर देता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मुझे पता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, COOH NH2, ठीक है, ये है। इसका भी हमें वही सेम क्या करना है, रिडक्शन। तो एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, बना दो CH2OH, और ये आपका NH2 यहाँ मेंटेन है, ये बनने वाला है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स तो कोई भी कर ही लेंगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सेलेक्टिव नहीं है एसिड्स के लिए, ये अदर फंक्शनल ग्रुप का भी रिडक्शन कर देता है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कुछ कार्बोनिल्स लूँगी, उनकी रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे कि एस्टर एसिड इनमें से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। जिसकी ज़्यादा होगी वो पहले देगा ना, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं भाई, आपको अच्छे से पता है। एसिड का OH जब किसी अदर ग्रुप लाइक हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो एसिड हैलाइड बनते हैं, OR से रिप्लेस किया जाए तो एस्टर्स बनते हैं, OCOR से रिप्लेस किया जाए तो एनहाइड्राइड बनते हैं, NH2 से किया जाए तो एमाइड बनते हैं। ये सारे ही जो कंपाउंड है वो एसिड के डेरिवेटिव है, क्योंकि एसिड के OH के सब्स्टिट्यूशन से बने हैं, समझ रहे हो। तो हमें इन्हीं की रिएक्टिविटी को यहाँ पर कंपेयर करना है। तो देखिए फर्स्ट मैंने बना दिया एसिड हैलाइड, ठीक है। सेकंड है एनहाइड्राइड, सेकंड है एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर है एस्टर, ये लो एस्टर, ठीक है। फिर है एमाइड, ठीक है। फिर है एसिड, दिख भी रहा है कि नहीं, ये है एसिड। ये हमारे पास कुछ एसिड के क्या है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हमें इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स डेरिवेटिव हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली कि हमें जो कार्बोनिल का कार्बन है, जो CO वाला कार्बन है, उसी पर रिएक्शन होनी है, ये तो हमें अच्छे से पता है। अब कौन सा कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिस पर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, तभी तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा भाई। जो CO बॉन्ड है उसका जो कार्बन है उसकी नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होती है, पॉजिटिव आता है ना ऑक्सीजन के -I की वजह से। वो चाहे एस्टर हो, एसिड हो, एनहाइड्राइड कुछ भी हो,
ऑक्सीजन का तो माइनस आई लगता है भाई वहाँ, तो हमें यहाँ जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, H माइनस के ट्रांसफ़र होने की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। H माइनस उतनी ही आसानी से आएगा ना जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो हमें यही चीज़ देखनी है इन सब में कि कौन से CO बॉन्ड के कार्बन पर पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो आप लोग देख लो एक बार कि मुझे किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वैसे आपको आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो अभी बताएंगे, लेकिन आना तो चाहिए। देखो देखो, ये कोई भी हैलोजन है भाई, हैलोजन का हमेशा माइनस आई लगता है, माइनस आई लगता है ना, ठीक है, इसका माइनस आई लगेगा। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा, इसका लगेगा R, रेजोनेंस R, ठीक है, वो भी प्लस R क्योंकि डोनेट कर रहा है। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भाई, इसका भी क्या लगेगा R, इसका भी R लगेगा, समझ रहे हो। यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी रेजोनेंस कर रहा है भाई, इसका भी R लगेगा। और यहाँ ऑक्सीजन, ये भी रेजोनेंस करेगा तो इसका भी R लगेगा। इन सब में तो प्लस R लग रहा है, यहाँ माइनस I लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑब्वियस इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तब आता है जब एसिड हैलाइड हो, जब इसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है भाई। अगर यहाँ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका माइनस आई लगेगा, माइनस आई की वजह से वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी खींच रहा है तो पॉजिटिव बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो फर्स्ट है, समझ गए फर्स्ट क्यों है। अब इनको देखो, अब इनमें तो सब में ही प्लस आर है, कहाँ प्लस आर ज़्यादा है वो देखो। अब कहाँ कम है, जहाँ प्लस आर कम होगा, जहाँ डोनेटिंग पावर कम होगा, उसकी जो पॉजिटिव चार्ज आने की रेट है वो ज़्यादा होगी। जितने कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जाएंगे पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा मेंटेन रहेगा ना, ठीक है। तो आपको यही चीज़ देखनी है। देखो यहाँ पर इधर से देखो, सबसे पहले इसे देखो, एमाइड, एमाइड में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो इसका रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑक्सीजन वाले किसी भी कंपाउंड से ज़्यादा लगता है, क्योंकि EN इसका कम है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा ना रेजोनेंस में। तो मैं ये कह दूँ कि इसका तो प्लस R सबसे ज़्यादा है, इसका प्लस R सबसे ज़्यादा है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, वो लास्ट में बताएंगे। अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन वाले का तो इन सब से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी EN कम होती है तो इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बाउंड नहीं होते, ठीक है ना। तो इसकी तो कम होगी इन दोनों से, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वहाँ आने वाला पॉजिटिव बहुत ही कम आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन उसको न्यूट्रल कर देगा अपने लोन पेयर से, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ वाले ऑक्सीजन को देखो, ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है भाई, दो कार्बोनिल है, तो इसकी जो रेजोनेंस करने की रेट है वो इधर भी है और इधर भी है। इसका जो पूरा रेजोनेंस है वो किसी एक तरफ नहीं है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मान रही हूँ कि ये अपना 50% देता है तो 50% इसका इधर जाएगा। अगर ये अपना 50% रेजोनेंस इधर करता है तो ये भी तो CO है, ये भी तो खींचेगा सेम पावर से, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया है कि इस CO बॉन्ड के लिए जो इसका रेजोनेंस है वो 50% होता है, और जो एस्टर है उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनमें एक ही CO है, तो पूरा का पूरा 100% इस एस्टर की तरफ ही जाएगा। क्या एस्टर वाले CO की तरफ ही जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी तो रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेंट कहाँ है, इसमें है, क्योंकि इसका तो दोनों में 50-50 हो गया। अब आप चाहे इस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी चेक करो या इसकी चेक करो, इससे तो ज़्यादा ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट कम लग रहा है।
तो अगर इसका रेजोनेंस इतना है तो वही इसका तो इससे भी कम आने वाला है। समझ रहे हो ना? लग तो तीनों का ही प्लस आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एमाइड वाले नाइट्रोजन का लग रहा है, क्योंकि उसकी EN सबसे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देता है, तो पॉजिटिव बहुत ही कम आता है वहाँ। ठीक है, फिर इन दोनों को जब कंपेयर किया तो यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर एक ही CO के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अपनी मैक्सिमम रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है वो दो दो कार्बोनिल के साथ कांटेक्ट में है तो वो पर कार्बोनिल उतना रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। तो कंपैरेटिवली रेजोनेंस इफेक्ट एस्टर में ज़्यादा होगा और एनहाइड्राइड में कम होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना यार अच्छे से? आ रही होगी, मुझे पता है आ रही है। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो समझ में ना आए। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे कि यहाँ हेलोजन, तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो पॉजिटिव को बढ़ाएंगे, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल इंक्रीज होगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, मुझे पता है। अब देखो लास्ट में क्या लिया है मैंने, एसिड। एसिड की हमें रिएक्टिविटी की बात करनी है। उसकी रिएक्टिविटी देखो, इसकी देन इसकी आएगी, देन इसकी। एसिड जो है उसकी सबसे कम आएगी। आप लोग थोड़ा सोचो उसकी सबसे कम क्यों आ रही है? उसमें भी तो ऑक्सीजन है, उसमें भी तो ऑक्सीजन है, फिर उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों है? उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों है? देख लो, देखे अपने अकॉर्डिंग सोचो। देखो क्या करेंगे, एसिड है उसका हमें कंपेयर करना है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। क्यों है कम? देखो एसिड के और कोई डेरिवेटिव लो, लाइक एनहाइड्राइड लो, एस्टर्स लो, उनमें क्या होता है कि इधर एल्किल ग्रुप या कोई भी अदर ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो एसिड है उनमें जुड़ा हुआ कौन रहता है? उनमें जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब एसिड की नेचर होती है एसिडिक। एसिडिक नेचर का मतलब H+ डोनेटिंग कैपेसिटी। तो जब वो H+ डोनेट कर देते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। मतलब यह तो लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन एसिड में क्या है कि H+ इजीली रिमूव होने के कारण जो ऑक्सीजन है उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पावर है वो सबसे ज़्यादा होगा इनसे, क्योंकि H+ जब रिमूव कर देता है तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है ना, दो लोन पेयर है और एक नेगेटिव और आ जाएगा, तो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए जो एसिड है उसका कार्बन सबसे लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की नेचर एसिडिक होने की वजह से वो H+ रिमूव जब कर देता है तो ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर के साथ एक नेगेटिव भी आ जाता है, जो कि कार्बोनिल के साथ CO के साथ ज़्यादा अब रेजोनेंस करता है, ठीक है ना। तो जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज और भी कम आता है, समझ गए ना। तो जब हम LiAlH4 रिएजेंट ले रहे हैं तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, अभी जब मैकेनिज्म हमने किया कि जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर हाइड्राइड का अटैक होता है, ठीक है ना। तो जब हमने रिएक्टिविटी चेक की तो हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पे चेक की है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया तो जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र किया जाता है वो कार्बोनिल कार्बन पर किया जाता है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतनी ज़्यादा H के आने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पे इनका ऑर्डर अरेंज किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ वहाँ एलेंस लूँगी। एलेंस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो ये आपका फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होता है, जो कि उस कार्बन पर इजीली होता है जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो, इसलिए ये वाला ऑर्डर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड देखो। सेकंड मेथड है फ्रॉम
ALANES, एलेन्स, फ्रॉम एलेन्स, ये एन है ये एल है, फ्रॉम एलेन्स। अब एलेन्स क्या होते हैं? ये कंपाउंड होते हैं एल्यूमिनियम के। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें अच्छे से पता है 4 हाइड्राइड आयन होते हैं। अब एलेन क्या होते हैं? एल्यूमिनियम न्यूट्रल होते हैं। एल्यूमिनियम के जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं जिनके पास कम से कम एक हाइड्राइड आयन हो, वो होते हैं एलेन। समझ रहे हो ना? ऐसे कंपाउंड एल्यूमिनियम के जिनके पास सिर्फ एक हाइड्राइड आयन हो, वो क्या होते हैं? सिर्फ एक हाइड्राइड आयन हो। जैसे आपने डाइबेल H पढ़ा है, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिर्फ एक हाइड्राइड आयन होता है ना, तो वो एक एलेन है। ठीक है ना? तो हमें कोई भी ऐसा कंपाउंड एल्यूमिनियम का लेना है जिसमें एल्यूमिनियम के पास एक क्या हो? हाइड्राइड हो, सिर्फ एक हाइड्राइड हो, बाकी के 2 वैलेंसी किसी भी ग्रुप से संतुष्ट हो, लेकिन हाइड्राइड आयन सिर्फ एक हो। समझ गए क्या? समझ गए। उनमें क्या होता है? देखो एसिड का आपको रिडक्शन करना है एलेन से। एलेन से आपको रिडक्शन करना है एसिड का। ठीक है, AlHR2, वही कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो यहाँ मैंने AlHR2 1 लिखा है। अगर हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपको इक्विवेलेंट गिवन रहता है, लाइक 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट। ठीक है ना? या फिर आप मोर अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट को प्रिफर करते हो। जैसे अगर मैं यहाँ 1 मोल दे रही हूँ तो आप इसका सिर्फ एल्डिहाइड बना देंगे। ऑप्शन में एल्डिहाइड ही है तो ऑब्वियस हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट मेंशन है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 इक्विवेलेंट अगर आ गए तो वो क्या करेंगे? अल्कोहल बना देंगे। ठीक है ना? तो मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, एक्सिस में ले रही हूँ, या ये मान लो 2 इक्विवेलेंट यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अल्कोहल मिलने वाला है एसिड के रिडक्शन से। समझ गए? एलेन्स क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं जिनके पास सिर्फ एक हाइड्राइड आयन प्रेजेंट हो। ठीक है ना? तो एलेन का मैंने एक कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लिया जिसमें कोई भी 2 एल्किल जुड़े हुए हैं। ठीक है? अब देखेंगे आप इसका मैकेनिज्म, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो इसकी रिएक्शन मुझे एलेन से करवानी है। ये एलेन है। ठीक है? एलेन से जब हम रिएक्शन इसका करवाएंगे तो देखो एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो तो इनकम्प्लीट है। मतलब मैं इसे लुईस एसिड बोल सकती हूँ ना? बोल सकती हूँ, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है? अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है तो किसी एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। किससे लेगा? इसका ऑक्सीजन तो रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इसका लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देने से रहा, क्योंकि भाई ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो इसे कौन देगा इलेक्ट्रॉन? ये। समझ रहे हो ना? इसका लोन पेयर तो अवेलेबल है नहीं ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये इसको क्या देगा? अपने लोन पेयर। समझ रहे हो? देखो क्या स्पीशीज़ बन गई अपने पास। हमारे पास ये चीज़ आ गई क्या? Al OH, ये चीज़ बनेगी। इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव, इसने ले लिए नेगेटिव, ये चीज़ बनेगी भाई, बिल्कुल यही चीज़ बनने वाली है। ठीक है? अब क्या करना है? अब देखो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस। एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल होने के लिए H- को भगाएगा, H- इस कार्बन पे आ जाएगा। ये चीज़ तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए ऐसे हो जानी चाहिए कि मैं ना भी करूँ तो आपको आ जाए। कुछ है नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेगा पॉजिटिव आएगा तो कंसर्टेड स्टेप में ही H- इधर भगा दो, लगा दो यहाँ, देखो क्या होगा। ये हाइड्राइड का ट्रांसफ़र कर दिया आपने और ये इधर क्या है? AlR2। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी भाई बहुत अच्छे से, नहीं आ रही तो भी आनी चाहिए। ठीक है? अब क्या होगा? अब या तो ये रेजोनेंस करे और इसको भगाए, या ये इस बॉन्ड को तोड़े और इधर भगाए। तो देखो बॉन्ड वीक कौन सा है वो देखो
जब हम एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन की ज़्यादा आती है, तभी तो हम H- के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास 2 बॉन्ड है, या तो ये रेजोनेंस करके इसको भगाए या ये रेजोनेंस करके इसको भगाए, तो कौन भागेगा। देखो जब ये रेजोनेंस यहाँ से करेगा, इसको भगाएगा, तो देखो अपने पास क्या कंडीशन आएगी, RCH डबल बॉन्ड OAlR2 पॉजिटिव आएगा और ये एल्यूमिनियम को यहाँ से भगाएगा। समझ रहे हो, अगर ये ऑक्सीजन रेजोनेंस करता ना तो ये यहाँ से H को भगाता। समझ रहे हो, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन से भी कम है, इसलिए जो इस बॉन्ड की पोलैरिटी है वो ज़्यादा है, तो ये आसानी से टूटेगा ना भाई, ये आसानी से ब्रेक होगा। तो जो रेजोनेंस है वो किसका करवाना है, हमें नीचे वाले ऑक्सीजन का करवाना है, और OH लिविंग ग्रुप को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। जब हमने 1 मोल एलेन लिया तो हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम R2 जो यहाँ बार हुआ है वो इस OH के साथ जुड़ जाएगा, ये लो बार हो गया, यहाँ से एल्डिहाइड मिल गया। अब एल्डिहाइड फर्दर इस रिएजेंट से तो रिएक्शन कर नहीं सकता, ठीक है, तो अब हमें कोई दूसरा एलेन ही लेना पड़ेगा। ले लिया हमने, अब तो कोई लफड़ा है ही नहीं, अब तो एक ही ऑक्सीजन है, आराम से इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये लो दे दो। अब वाला स्टेप तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ रहा है अच्छे से, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H- देगा। ये चीज़ आपको आ रही होगी भाई बहुत अच्छे से, कुछ नया है ही नहीं। देखो क्या बन गया, R कार्बन पे ये H अभी अभी ट्रांसफ़र किया है वो, ये पहले वाला ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है AlR2, ये चीज़ है। अब क्या करें, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस में ये लो बॉन्ड टूट जाएगा, RCH2OH इसके साथ तो जुड़ गया H, और एल्यूमिनियम के साथ बार क्या हो जाएगा, OH, ये बार एल्यूमिनियम का कंपाउंड हो गया। समझ रहे हो ना क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। इतना इंटरेस्टिंग यूनिट हम पढ़ रहे हैं ना अभी, मतलब आपको हर रिएक्शन में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि लॉजिक जहाँ है वहाँ मैं आपको अच्छे से बता दूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें अच्छे से आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। देखो एसिड सबसे पहले एलेन के साथ रिएक्शन करेगा, एलेन में जो एल्यूमिनियम है वो एक लुईस एसिड है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। तो वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ है उसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया इसने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेते ही जिसने दिए उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो पॉजिटिव, जिसने लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इसलिए नेगेटिव, चार्ज बना दिए। अब जो आयनिक कंपाउंड है वो लेस स्टेबल होते हैं, तो दोनों आयनिक कंपाउंड है दोनों ही खुद को न्यूट्रल करेंगे। ऑक्सीजन तो आराम से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगा, यहाँ से सबसे इजीली यही ट्रांसफ़र हो सकती है, ले लिया इसने। ये खुद को न्यूट्रल करेगा, किसी एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे लेस En वाला एलिमेंट R ही है, सबसे इजीली यही भाग सकता है, यहाँ से भागेगा यहाँ से, और ये इधर पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा, बन गया, ये स्पीशीज़ आ गई। अब यहाँ से कौन से ऑक्सीजन को रेजोनेंस आपको करवाना है वो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पोलैरिटी नीचे वाले एल्यूमिनियम वाले बॉन्ड की ज़्यादा है, तो वही बॉन्ड टूटेगा, टूट गया यहाँ से, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बार हो गया, और हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड, हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड, ठीक है। अब इस एल्डिहाइड की हम दूसरे एलेन से रिएक्शन करवाएंगे, सेम उसी टाइप से रिएक्शन होके हाइड्रोलाइसिस से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल हमेशा 1 डिग्री ही बनेगा, ध्यान रखना, और रिडक्शन से हमेशा पहले एल्डिहाइड ही बनेगा। एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें सबसे पहले एल्डिहाइड ही मिलेगा हमेशा, और उसके बाद हमें हमेशा अल्कोहल जो मिलेगा वो कैसा होगा, 1 डिग्री ही होगा। ये आपको अच्छे से आ गया होगा ना, आ गया मुझे पता है, कुछ है ही नहीं तो क्यों नहीं आएगा, सिंपल सा ही है। अब देखो एक चीज़ देखो भाई, अभी मैं रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स आपको एक्सप्लेन करूँगी,
तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि उस रिएक्शन में क्या था कि हम हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहे थे। तो हाइड्राइड जब शिफ्ट हो रहा था तो कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव को हम चेक कर रहे थे कि कहाँ ज़्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हमें इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है। यहाँ इस ऑक्सीजन पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी उसकी लुईस बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी ना। देखो उसका जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये था कि हमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र करना है, तो हमें कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी थी, जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। यही किया है भाई लास्ट रिएक्शन में। लेकिन यहाँ जब हम लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ जो रेट डिसाइड करने वाला स्टेप मान लो, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जितना ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ही आसानी से देगा ना, समझ रहे हो ना। तो हमें इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे अब ऑर्डर लिखना है। देखेंगे आप, देखेंगे हमें इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करते हुए ऑर्डर लिखना पड़ेगा अब, ठीक है ना। देखो मैंने कार्बोनिल बना दिए, एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड, एसिड, एमाइड और एसिड, ये 4 कंपाउंड मैंने लिए और मुझे रिएक्टिविटी चेक करनी है एलेन्स के लिए। ये ध्यान रखना है भाई, एलेन्स के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, ठीक है ना। अब देखो मैं ये कह रही हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसमें ये ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है एल्यूमिनियम को, तो इसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ही आसानी से देगा ना, ठीक है। तो देखो अच्छे से देखो, इसका तो लगेगा -I, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कुछ मात्रा में ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी खींचने की कोशिश करेगा, तो इससे ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इनको देखो देखो सबसे ज़्यादा जो डोनेट करेगा ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस एसिड डेरिवेटिव में डोनेट की जाएगी, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी और इस पर नेगेटिव यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब मैं ये कह दूँ कि अभी जब हमने देखा था, मैंने ये कहा था कि एसिड में H+ डोनेटिंग पावर की वजह से इसका जो ऑक्सीजन है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो इसका जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा लगता है। कहा था ना इसे, ये चीज़ होती है ना। तो इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव आ रहा है वो ज़्यादा आएगा, क्या ज़्यादा आएगा ना। ऐसे ही जब मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो इसकी EN कम होती है, तो जब इन दोनों को देखा जाए तो इसकी EN कम होती है तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा इससे, ठीक है ना। इससे तो कम करेगा, इससे तो कम करेगा क्योंकि इसकी तो एसिडिक नेचर थी इसलिए ज़्यादा बढ़ गया उस पर चार्ज, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी कम है क्योंकि इसकी EN ज़्यादा है, ठीक है। और ये तो दे नहीं रहा, ये तो ले रहा है, तो इसकी तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। क्या इस ऑक्सीजन पर जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, ये एल्यूमिनियम को उतनी ही ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, तभी तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा एलेन्स का। समझ रहे हो ना ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पर कि इसके पास जो ग्रुप है वो इसे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होगी एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इसकी होगी, देन इसकी होगी और सबसे कम एसिड हैलाइड की होगी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था
उसके बेसिस पर डिसाइड किया है कि ऑक्सीजन एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा था, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका डोनेटिंग पावर एल्यूमिनियम के लिए उतना ही ज़्यादा होगा और ऑब्वियस हमारा रिएक्शन उतनी आसानी से प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ग्रुप को यहाँ ऐड करना है या ऐसे ग्रुप यहाँ होने चाहिए जो इस कार्बोनिल ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाए, समझ रहे हो ना कि कम करे। तो ये तब बढ़ेगा जब यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप हो, तो जिसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा इन ग्रुप्स में से इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इसकी, देन ये, और सबसे कम एसिड हैलाइड, क्योंकि इसका तो डोनेटिंग पावर लग ही नहीं रहा, इसका पावर लग रहा है विड्रॉइंग, समझ रहे हो। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। देखो रिएजेंट्स में ऑक्सीडेशन आपने पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देन हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो इतना शानदार आपका सिलेबस है ना कि मतलब जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, मुझे तो लगता ही नहीं आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। स्टिल अगर आती है आपको तो आपको पूछना है, ठीक है ना, क्योंकि डाउट्स अभी क्लियर नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे। अभी तो सीखने का टाइम है, बाद में कोई सिखाने वाला भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछनी है। कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मैंने बता दिया फिर भी नहीं आया, तो आपको फिर भी पूछना है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आऊँगी तो आपको बता दूँगी फिर से, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ रहे हो, देख लो। तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लाइक एलेंस के 1-2 एग्जाम्पल और ले लेंगे ताकि आपका ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका रिडक्शन हम आगे करवाएंगे, लाइक एस्टर का, एनहाइड्राइड का, एमाइड का, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। बाकी हम कल मिलते हैं।